हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? होपफुली अच्छे होंगे। आज हम एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आए हैं और आज हम नया टॉपिक डिस्कस कराएंगे। ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इससे रिलेटेड हम कंसेप्ट्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कह लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कह लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसको समझ लेते हैं। अब अभी पीछे के कंसेप्ट्स में जो हमने आज तक अभी तक पढ़ा हुआ है कि ये एक चार्ज है, ठीक है, और ये अपने चार्ज अपनी सराउंडिंग में एक फील्ड बनाता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जब कोई आप टेस्ट चार्ज लेकर इसकी फील्ड में आते थे तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता था। कौन सी फोर्स को? इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता था। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख तो नहीं सकते, समस्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा नहीं जा सकता। उसी तरीके से जैसे आपसे कोई बोले क्या आपने कभी भूत देखा है, तो आपने कभी भूत नहीं देखा, समझ रहे हैं? तो आप काल्पनिक कुछ सोच लेंगे कि भूत ऐसा दिखता होगा। कुछ आपसे कल्पना करें, कहें कि आप एक भूत का फिगर बनाइए, तो आप कल्पना करके बताएंगे कि भूत कुछ ऐसा देखने में होगा, ठीक है, भूत कुछ ऐसा देखने में होगा। समझ रहे हैं बात को? तो एक कल्पना बताएंगे कि जो चीज आपने देखी नहीं है, जो आप नहीं देख सकते, तो कल्पना से बताते हैं। बट यहां पे भी सिमिलर तरीका समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप देख नहीं सकते। तो आखिरकार अब हम साइंस में, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं। जैसे हमने बोला एग्जांपल के तौर पे कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद है, माने एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, सॉरी, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो आप कुछ लाइनें ड्रॉ करेंगे। ये देखिए कुछ लाइनें ड्रॉ की आपने, ये कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करने लगी कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद है, ठीक है। आखिरकार ये फील्ड लाइन की आपको डायरेक्शन कैसे मिली? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रेजेंट है उसकी डायरेक्शन ये कैसे हो गई? लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन क्यों हो गई? ठीक है, तो ये सब का हम लोग आंसर देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम देख नहीं सकते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा बनाया कैसे जाए। समझ रहे हैं? तो अगर आपसे ये बोला जाए कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप प्लॉट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे? कहने का मतलब है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मौजूद है तो कॉपी पे आप इसको दर्शाएंगे कैसे? दर्शाने के तरीके क्या है? एक लाइन खींचेंगे और एरो बना देंगे, एक लाइन खींचेंगे और एरो बना देंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी। मोटा मोटी कंसेप्ट के द्वारा हम बता रहे हैं आपको कि एक लाइन खींचा, एक एरो खींचा, एरो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने लगी, ठीक है, और ये जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने लगी। अगर आपने बोला कि यहाँ पे इतने रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो आप कुछ लाइनें ड्रॉ करते हैं। यही लाइंस क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। माने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन लाइंस के द्वारा बताया जाता है। तो चलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट समझना जरूरी। आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या? एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पाथ traversed by the टेस्ट चार्ज। आपका कोई टेस्ट चार्ज है, वो जिस पाथ को ट्रेवल करेगा वो पाथ ही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। एग्जांपल के तौर पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर? अगर यहां पे आप एक टेस्ट चार्ज रखें, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। अगर आपने यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस चार्ज के द्वारा ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिपल्शन झेलेगा। रिपल्शन झेलेगा तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। देखिए एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा।
अब जब ये इस स्ट्रेट लाइन में मूव किया तो देखिए टेस्ट चार्ज ने अपनी पाथ ट्रेवल की कि नहीं। ये पाथ एक स्ट्रेट लाइन है और बाहर की तरफ है। पाथ की डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ। मतलब कि इस टेस्ट चार्ज का मूवमेंट किधर है? बाहर की तरफ। अगर आप टेस्ट चार्ज को यहां रखेंगे तो भी तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग टेस्ट चार्ज मूव करेगा, तो ये तो पाथ हो गई टेस्ट चार्ज की। और डायरेक्शन किधर की ओर मूव कर रहा है? बाहर की तरफ। तो ये हो गई डायरेक्शन। अगर आप टेस्ट चार्ज को यहां रखेंगे तो भी टेस्ट चार्ज क्या होगा? बाहर की तरफ मूव करेगा, रिपल्शन झेलेगा। यहां रखेंगे चार्ज को तो भी वो क्या करेगा? रिपल्शन झेलेगा। यहां रखेंगे तो भी वो रिपल्शन झेलेगा। मतलब आप टेस्ट चार्ज को कहीं पे भी रख के देख लीजिए इस सोर्स चार्ज के द्वारा, माने ये एक सोर्स चार्ज है, और अगर आपने ये टेस्ट चार्ज यहां रखा, यहां रखा, या यहां रखा, या यहां रखा, या यहां रखा, कहीं पे भी रखा इसके सराउंडिंग में, तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा? एक स्ट्रेट लाइन पाथ डिफाइन करेगा और उसकी डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड, बाहर निकलती हुई डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ डिफाइंड हो रही है किसके द्वारा? टेस्ट चार्ज के द्वारा। टेस्ट चार्ज का मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा है और बाहर की डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन को जो डिफाइन किया है किसने? टेस्ट चार्ज ने। इस पाथ को डिफाइन किया है टेस्ट चार्ज ने, क्योंकि उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर कभी कभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो किसी पॉजिटिव चार्ज के द्वारा कहीं पे भी आप टेस्ट चार्ज रख लीजिए, यहां रख लीजिए तो भी बाहर जाएगा रिपल्सिव नेचर से। ठीक है, तो आप नोटिस करिए कि ये लाइंस क्या हैं? एक्चुअल में टेस्ट चार्ज की पाथ को दर्शा रही हैं। कि अगर आप इस चार्ज, ये चार्ज अगर यहां पड़ा हुआ है और इसके बगल में अगर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा? रिपल्शन झेलेगा और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा 3 डायमेंशनल फिगर में, अगर आप सोचें तो। ठीक है, यहां हम 2 डायमेंशनल में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पर आप 3 डायमेंशनल में भी सोच लीजिए कि अगर इस सोर्स चार्ज के बगल में टेस्ट चार्ज रखोगे तो हमेशा बाहर की तरफ ही मूव करेगा। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज की पाथ क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब अगर हम आपसे ये बात बोले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या, तो यहां से पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द टेस्ट चार्ज। जो पाथ जो है टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है या डिफाइन कर रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती हैं। चलिए, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं? चार्ज के इर्द गिर्द होंगी या चार्ज से कुछ दूरी पे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे मौजूद होंगी। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से किया जाता है। माने कुछ लाइनें बनाई जाती हैं जो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो ये क्या है? एक रीजन है और कुछ लाइनें हमने ड्रॉ की। ये लाइनें ये रिप्रेजेंट करने लगी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है इतने रीजन में खाली। ठीक है, इससे बाहर रीजन में मौजूद नहीं है। जितने रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, जितने रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, उतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो चलिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, देखिए रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? रेडियली आउटवर्ड होती है। ध्यान से देख लीजिए, समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज के द्वारा, अब जाहिर सी बात है अगर ये टेस्ट चार्ज ले लें, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज ले लें, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव है। नेगेटिव चार्ज के द्वारा ये टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये टेस्ट चार्ज एक स्ट्रेट लाइन डिफाइन करेगा और वो भी अंदर की तरफ डिफाइन करेगा। तो नेगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
नेगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? अंदर की डायरेक्शन में है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की डायरेक्शन में बन रही है। मतलब कोई नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, वो रेडियली इनवर्ड होती हैं। ठीक है, अब एक बात और ध्यान में रख लीजिए, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट करता है। ओरिजिनेट मतलब समझ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं और यहां नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती है। समझ रहे हैं? अगर यहां पे खाली एक पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेंगी, ओरिजिनेट करेंगी और टर्मिनेट कहां करेंगी? इंफिनिटी पे। टर्मिनेट कहां करेंगी? इंफिनिटी पे। टर्मिनेट मतलब लास्ट एंड कहां पे होगा इसका? इंफिनिटी पे। अब यहां पे देखिए नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट कहां पे होती हैं? इंफिनिटी पे, और टर्मिनेट कहां होती है? नेगेटिव चार्ज पे। अगर खाली सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो, समझ रहे हैं, अगर खाली सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज पे होंगी, ओरिजिनेट कहां करेंगी? इंफिनिटी पे। पॉजिटिव चार्ज के लिए ओरिजिनेट करेंगी पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट करेंगे इंफिनिटी पे। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है। मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? टर्मिनेट होती हैं। तो ये दो बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं, चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? देख लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है, और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। मतलब कि ये जो हमने लाइन बनाई है अपने से नहीं बना रहे, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। यहां एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा गया और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक कर्व डिफाइन कर रहा है, और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैसे मूव हो रहा है? इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इधर से इधर की ओर। तो ये पॉजिटिव चार्ज ने कर्व डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? कर्व डिफाइन किया। तो ये क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ रहे हैं बात को? तो ये हम अपने से नहीं बना रहे हैं इमेजिन करके, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यहां अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या डिफाइन करेगा? इस पाथ को डिफाइन करेगा। पॉजिटिव चार्ज इस पाथ को डिफाइन करेगा, तो ये क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। चलिए इसको और डिटेल में समझा देते हैं। ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? कुछ ऐसी होंगी, देख लीजिए आप भी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, ठीक। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, देखिएगा, पॉजिटिव फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकल रही हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये देखिए पॉजिटिव से बाहर निकली और नेगेटिव पे क्या कर गई? टर्मिनेट कर गई। और यहां पे इस केस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या कर रही हैं? टर्मिनेट कर रही हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मतलब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन। अगर यहां दो पॉजिटिव चार्ज ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? मान लेते हैं कि यहां पे हमने दो पॉजिटिव चार्ज लिया, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्ज का मान लेते हैं मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। दोनों पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है।
अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने में कुछ ऐसी होंगी। ऐसा लग रहा है कि ये प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, ठीक है, कुछ ऐसी देखने में होंगी। जो आप प्लॉट करेंगे अपनी कॉपी पे तो रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, दो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हुई। ऐसा लग रहा है दोनों चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। तो मानिए ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुड़ गई हैं, देखिए मुड़ गई है ना, मुड़ गई ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। ठीक, इस चार्ज के द्वारा और इस चार्ज के द्वारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आएगी, जीरो आएगी। समझ पा रहे हैं? तो ये पॉइंट आपका ऐसा पॉइंट है, इसको बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। नल पॉइंट माने जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, जीरो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगर एक का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें और एक का मैग्नीट्यूड घटा दें तब क्या होगा। देखिए इधर, अगर हम आपसे ये बात बोले कि Q1 चार्ज बड़ा है और Q2 चार्ज छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे मॉडिफाई होंगी। ये आपकी पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका क्या है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q2। अब दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग है। Q1 ज्यादा बड़ा है और Q2 छोटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसी होंगी, देखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। समझ पा रहे हैं अपनी चीजें? मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये चार्ज बड़ा है और ये चार्ज छोटा है, तो ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी है उस पे प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। किस चार्ज के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, इस चार्ज के द्वारा। तो देखिए इस चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो प्रेशर लगा रही हैं किस पे, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। तो देखिए ऐसा लग रहा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर की ओर खिसक गई है, थोड़ी सी खिसक गई है कि नहीं। अब जो आपका नल पॉइंट है, ये नल पॉइंट है जहां पे नेट फील्ड कितनी होगी, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो, ये नल पॉइंट पे। ठीक है, अब ये देखिए पहले नल पॉइंट कहां था, मिड पे। पिछले वाले केस में जब दोनों चार्ज बराबर थे तो नल पॉइंट कहां था, नल पॉइंट वो होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। ठीक है, दो चार्ज के द्वारा पिछले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे थी, मिड पॉइंट पे। अब देखिए नल पॉइंट किधर की ओर शिफ्ट कर गया है, स्मॉलर चार्ज की तरफ। तो स्मॉलर चार्ज की तरफ क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है कौन, नल पॉइंट। ध्यान में रखिएगा, नल पॉइंट। नल पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होगी जब Q1 चार्ज क्या है, ज्यादा है और Q2 चार्ज क्या है, कम है। अगर यही केस हम क्या कर लें, नल पॉइंट इधर की ओर खिसक गया स्मॉलर चार्ज की तरफ। अब तीसरा केस ले लें, अगर हम तीसरे केस में आपसे ये बोल दें कि थर्ड केस में बोल दें Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तब क्या होगा, Q1 ये रहा और Q2 ये रहा। देख लीजिए अब Q1 चार्ज के द्वारा फील्ड क्या होगी, ज्यादा स्ट्रेंथ की होगी। स्ट्रेंथ की क्यों होगी, क्योंकि ये चार्ज बड़ा है, ये चार्ज बड़ा है तो इसके द्वारा फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करेंगे वो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। देखिए फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनेंगी। ठीक है,
देख लीजिए। देख लीजिए, अब नल पॉइंट किधर शिफ्ट कर गया है? नल पॉइंट माने नेट फील्ड कितनी है? 0। नल पॉइंट किधर शिफ्ट कर गया? स्मॉलर चार्ज की तरफ। स्मॉलर चार्ज कौन सा है आपका? ये वाला स्मॉलर चार्ज है। इस केस में Q1 स्मॉलर है, तो नल पॉइंट किधर शिफ्ट कर गया? लेफ्ट हैंड साइड पे। नल पॉइंट वो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो देखिए, ऐसा लग रहा है बड़ा वाला चार्ज प्रेशर लगा रहा है। किस पर प्रेशर लगा रहा है? Q1 चार्ज की फील्ड पर। Q1 चार्ज की फील्ड पर Q2 वाला चार्ज क्या लगा रहा है? इलेक्ट्रिक प्रेशर लगा रहा है। जो कि आईटी मेंस एडवांस में भी क्वेश्चंस एक आध साल पूछा गया है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अब अगर आपसे हम ये बात बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को कैसे समझा जाए, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। उससे पहले मान लेते हैं कि कोई एक लाइन चार्ज रॉड है, लाइन चार्ज रॉड है, जिसपे लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक रॉड है मान लेते हैं, और ये रॉड जो है वो इन्फिनाइट लेंथ की, ये रॉड इन्फिनाइट लेंथ की, इसकी लेंथ क्या है? इन्फिनाइट। ठीक, और इस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, या रॉड ले लीजिए या शीट ले लीजिए। शीट के केस में भी कह सकते हैं। मान लेते हैं कि हम इस केस में शीट ले लें। शीट समझते हैं? शीट एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है, रॉड एक 1 डायमेंशनल फिगर होता है। तो अगर हमने बोला कि ये क्या है? एक लाइन चार्ज रॉड है, ठीक है, या एक शीट है, शीट भी कह सकते हैं इस केस में कि शीट है, ठीक है, लाइन चार्ज शीट है। माने अगर शीट होती तो उसका XY डायमेंशन होता, तो आप ये कह सकते थे कि एक शीट है अगर, ठीक है, तो उस पे पॉजिटिव चार्जेस कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। शीट का मतलब समझ रहे हैं? एक पेपर ले लें, वो एक शीट है। पेपर ले लें, वो क्या है? एक थिन शीट है, ठीक है, वही हम ले रहे हैं। तो मान लेते हैं कि एक शीट है, ये मान ले क्या है? एक शीट है। देखिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इन्फिनाइट शीट, किसी शीट के द्वारा, ठीक है, ये एक शीट, ठीक, ये एक इन्फिनाइट शीट है। अगर आपसे ये बोला जाए कि इस इन्फिनाइट शीट के द्वारा, इस इन्फिनाइट शीट के द्वारा इस P पॉइंट पे अगर आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। इस एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, समझ पा रहे हैं, और इसका जस्ट जुड़वा भाई यहां पे होगा, सिमेट्रिसिटी से, सिमेट्रिक है, तो इसका जस्ट जुड़वा यहां होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा, सेम अमाउंट की करेगा कि नहीं। अब देखिए, ये लाइन परपेंडिकुलर टू द शीट है, शीट के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, देख लीजिए। तो अगर ये एंगल थीटा ले लें, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर क्या गिरेगा? DE cos थीटा। ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि जुड़वा है, तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर क्या गिरेगा? DE cos थीटा गिरेगा कि नहीं? बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की होंगी? बाहर की तरफ। अब इसके द्वारा अगर DE cos थीटा, इसके द्वारा DE cos थीटा इस डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा? DE sin थीटा। और इसका कंपोनेंट इधर अगर DE cos थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यहां DE cos थीटा गिरा, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या गिरेगा? DE sin थीटा गिरेगा। ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड खाली इसी डायरेक्शन की मिलेगी, मिलेगी कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्शन देखिए क्या है? परपेंडिकुलर टू द शीट है कि नहीं? शीट के परपेंडिकुलर है कि नहीं? देखिए, ये इसी डायरेक्शन में तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। तो अभी तो हमने 2 कंपोनेंट लिए, ऐसे आप ढेर सारे कंपोनेंट्स लेते हैं,
एक कंपोनेंट यहां लेंगे तो उसका जुड़वा यहां लेना पड़ेगा, उनके द्वारा भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, उनके द्वारा भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, ये वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं। तो सिमिलरली अगर किसी यूनिफॉर्म शीट के द्वारा, यूनिफॉर्म चार्ज शीट के द्वारा अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म चार्ज शीट के द्वारा बात करें, ठीक है, ये पॉजिटिव शीट है अगर, ठीक है, तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द शीट। शीट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। देख लीजिए शीट के क्या है, परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं बात को, शीट के क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, रॉड और शीट में अंतर क्या हुआ, अगर ये एक रॉड है और इसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो रॉड एक वन डायमेंशनल है, तो यहां पे क्या होगा, लाइन चार्ज डेंसिटी अगर बताई जाएगी तो लैम्डा से बताई जाएगी, लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा से बताई जाएगी। शीट एक टू डायमेंशनल फिगर है तो ये एरिया घेरती है, तो जब भी आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की बात करते हैं या फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होंगे, तो वो बताया जाता है सिग्मा से। मतलब कि शीट और रॉड में अंतर समझ लीजिए, शीट एक टू डायमेंशनल है तो यहां पे क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज क्या होंगे, एरिया में होंगे, और यहां पे क्या होगा, एक लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो लाइन चार्ज डेंसिटी। शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखिए परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में भी आउटवर्ड और उस डायरेक्शन में भी आउटवर्ड। समझ पा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि शीट के हमेशा परपेंडिकुलर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अगर वही रॉड ले ले, ठीक है, अगर ये क्या ले ले, एक रॉड ले ले, पॉजिटिव रॉड ले ली, तो पॉजिटिव रॉड के परपेंडिकुलर भी क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि परपेंडिकुलर टू द रॉड है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रॉड के परपेंडिकुलर होंगी और बाहर की तरफ होंगी। अगर रॉड नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड। समझ रहे हैं, शीट होगी तो भी परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ध्यान में रखिएगा इतनी चीजें। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको समझाएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन समझा देते हैं। पहली बात तो आपको ये समझा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा। बिल्कुल। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बनाइए, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन देखने में कैसा होता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, माने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइनें ड्रॉ करनी है। बाई चांस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन की, ठीक है, तो आपने एक लाइन ड्रॉ की और एरो बनाया, दूसरी लाइन ड्रॉ की, एरो बनाया। ये जो गैप है इसको समझ के चलिएगा। तीसरी लाइन बनाई, एरो बनाया, चौथी लाइन बनाई, एरो बनाया, पांचवी लाइन बनाई, एरो बनाया। मतलब इतने रीजन में अब समझिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये एक्चुअल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। कैसे, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखिए, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते किससे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बना दी इस रीजन में, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, माने मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन कांस्टेंट। अब अगर आपसे बात की जाए ये कैसे बनाया, इनके बीच का जो दो लाइंस के बीच का जो गैप है वो सेम है, गैप जो है वो इक्वल गैप्स,
तो यूनिफॉर्म फील्ड को हमेशा इक्वल गैप्स से बताया जाता है या बनाया जाता है। रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके बीच के दो लाइंस के बीच का जो गैप होता है वो सेम होता है या फिर कह सकते हैं इक्वल होता है। डायरेक्शन भी देखिए सारी लाइन की एक ही डायरेक्शन बनाई है और उनके बीच का जो गैप है माने गैप को इक्वल रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लेते हैं कि आपने 2 सेंटीमीटर का गैप दिया तो ये भी 2 सेंटीमीटर का गैप होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया। अगर आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो कितना है, एग्जांपल के तौर पे 5 न्यूटन पर कूलम। तो अगर यहां पे मैग्नीट्यूड चेक किया जाए तो यहां पे भी कितना होगा, 5 न्यूटन पर कूलम। अगर फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पे भी मैग्नीट्यूड और यहां पे मैग्नीट्यूड दोनों जगह पे क्या होगा, सेम होगा। इस रीजन में, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पे भी चेक कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखिए कांस्टेंट है कि नहीं, यहां पे भी 5, यहां 5, यहां 5, यहां 5, यहां पे भी 5। क्लियर बात समझ में आई। अगर इन सारी जगहों पे डायरेक्शन भी चेक किया जाए, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट आ गया, देखिए 5, 5, 5। डायरेक्शन चेक किया जाए तो डायरेक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाएंगे तो डायरेक्शन ये होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाएंगे तो ये होगा। इस पॉइंट पे डायरेक्शन बनाएंगे तो ये होगा। इस पॉइंट पे डायरेक्शन बनाएंगे तो ये होगा। इस पॉइंट पे डायरेक्शन बनाएंगे तो ये होगा। तो कहने का मतलब है ये एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड से भी, और उसका डायरेक्शन भी क्या है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट। समझ पाए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कांस्टेंट होते हैं, और उसको कुछ इलेक्ट्रिक इस तरीके से क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अब आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फील्ड लाइंस से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। चलिए फील्ड लाइंस बना लेते हैं। अगर हम आपसे ये बोलें कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो फील्ड लाइंस आपने ये बनाई, एक फील्ड लाइंस ये बनाई, ठीक है, एक फील्ड ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई। अब देखिए जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसमें कई केसेस है। बाई चांस मान लेते हैं कि आपने ये बोला कि मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दर्शाया कैसे जाता है, ऐसे। अब देखिए कुछ लाइंस हमने ड्रॉ की, कुछ फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की। अब लाइंस के बीच का जो गैप है देखिए वो इक्वल नहीं है, तो ये दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, नॉन यूनिफॉर्म है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि यहां पे मैग्नीट्यूड कितना है, यहां पे 5 न्यूटन पर कूलम है, तो यहां पे कितना होगा, 10 न्यूटन पर कूलम। यहां पे कितना है, 3 न्यूटन पर कूलम, यहां 15 न्यूटन पर कूलम। देखिए हर जगह इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट है। देखिए इस पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। माने डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है, पर मैग्नीट्यूड क्या है हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, कांस्टेंट नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मैग्नीट्यूड यहां पे कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है इस पूरे रीजन में, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हो सकता है अगला केस ले लें, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक, और डायरेक्शन कांस्टेंट ना हो। केस 2, केस 1 था
केस 1 में क्या डिस्कस कराया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ना हो, डायरेक्शन कांस्टेंट हो, तो कुछ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा केस देख लेते हैं, केस 2। अगर आपसे बोला जाए कि डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है और मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक। अब ये देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई हैं, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई हैं उनके बीच का जो गैप है, ये गैप क्या है, इक्वल। गैप इक्वल होने का मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। मतलब यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है यहां पे भी कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर कूलम, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10। समझ पा रहे हैं। बट अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है सब जगह, डायरेक्शन की जब आप बात करेंगे तो डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। ये कोई ए पॉइंट ले ले, अब ए पॉइंट पे डायरेक्शन चेक करिए। ए पॉइंट आपने जो चूज किया है, ये कर्व पर आपने ए पॉइंट को चूज किया, ये कर्व है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कर्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसी पे आपने ए पॉइंट चूज किया है। इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शन बनाएंगे तो वो टेंजेंट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, टेंजेंट से। तो यहां पे आपने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये क्या हो गया, एक टेंजेंट। तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। और अगर आप यहां एक पॉइंट और ले लें, बी पॉइंट ले लें, और यहां पे आप टेंजेंट बनाएं, तो देखिए इस टेंजेंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, ये हो गई है। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये और इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये, तो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। समझ रहे हैं बात को। तो मतलब ये कैसी फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। एक चीज और समझ लीजिए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो आप हमेशा क्या करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो आपने ये पॉइंट पे क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। अब टेंजेंट आपका इस डायरेक्शन में भी हो सकता था। आपका कहना यह है कि टेंजेंट हम इस डायरेक्शन में क्यों नहीं बना सकते थे, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है ना। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर है, ऐसी है। तो टेंजेंट इस डायरेक्शन का थोड़े ना बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट की क्या होगी, यही तो डायरेक्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन पे है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन चेक कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन भी ये होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो अगर आप यहां पे देखें तो हमने क्या बताया कि डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। पिछले केस में क्या बताया था, डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। इस केस में डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। थर्ड केस ले लें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का थर्ड केस ले लें, जहां पे मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है। चलिए ले लेते हैं पर्टिकुलर केस। अब अगर आपसे बात की जाए कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट ना हो, डायरेक्शन भी कांस्टेंट ना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, देखिए। ठीक, अब देखिए इनके बीच का गैप्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो गैप है वो गैप्स कैसा है, गैप देखिए, गैप अलग अलग है। यहां पे कम है, यहां ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, कम है, ज्यादा। माने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब यहां पे 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ 50 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ 100 कूलम न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ 20 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर। अभी डायरेक्शन चेक कर ले। इस पॉइंट, ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन का। इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये हो गई, और इस पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन बनाएंगे तो डायरेक्शन ये हो गई। अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन बनाते हैं, बाई चांस इस पॉइंट पे डायरेक्शन बनाते हैं तो डायरेक्शन ये हो गई। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये। डायरेक्शन भी देखिए चेंज हो रही है कि नहीं हर एक पॉइंट पे। तो ये भी क्या हो गई, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है
और मैग्नीट्यूड भी क्या है, चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड भी हर एक पॉइंट पे बदल गया है और डायरेक्शन भी हर एक पॉइंट पे क्या हो गई है, बदल गई है। तो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कराने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टीज डिस्कस कराना भी जरूरी है, तो चलिए प्रॉपर्टी डिस्कस कराने चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करा लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उसको डिस्कस करा लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस कर्व्स बनाती है। डिसकंटिन्यूअस कर्व्स का मतलब, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगी। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अब कोई भी फील्ड लाइन इस चार्ज के मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यहां चार्ज के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं है। तो अगर ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गई कि नहीं। कंटिन्यूअस होती तो ऐसे जाती और पूरा क्लोज्ड पाथ बनाती। देखिए ऐसे गई, समझ रहे हैं, क्लोज्ड पाथ बनती कि नहीं। ये क्या है, क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं बनाती। पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, नेगेटिव चार्ज की ओर जा रही है, पर चार्ज के मटेरियल के अंदर, मतलब चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं है। तो ये कैसी हो गई, डिसकंटिन्यूअस कर्व हो गया। कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस कर्व हो गया। पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व। मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं होती। ठीक है। क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। क्लोज्ड लूप का मतलब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगी कभी भी। मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है क्लोज्ड लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप नहीं बनाती कभी। क्लोज्ड लूप का मतलब समझते हैं, लूप माने पाथ, क्लोज्ड पाथ को ही क्लोज्ड लूप बोला गया। चलिए पहली प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कट नहीं कर सकती, माने इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। याद रखिएगा, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे दो डायरेक्शन निकलेगी। देखिए दो डायरेक्शन निकल रही है। एक टेंजेंट तो ऐसा बनेगा जिस पॉइंट पे कट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, एक टेंजेंट तो ये बना, क्लियर। और दूसरा टेंजेंट कैसे बनाएंगे आप, दूसरा टेंजेंट इस डायरेक्शन में बनाएंगे। तो जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट को P नाम दे दें, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने कट किया, अगर आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट करती हैं, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वो कट करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन हो गई। तो अब आपसे ये बोला जाए, एक एग्जांपल से ही बात करें कि आप जैसे आपको आगे की ओर मूव करना, आपके पास दो रास्ते हैं, आप अकेले हैं और आपके पास दो रास्ते, तो एट ए टाइम, सेम टाइम पे दोनों रास्ते पे तो नहीं जा सकते ना। जा सकते हैं क्या, बोलिए, सोच के बताइए। दोनों रास्ते पे तो नहीं जा सकते। एट ए टाइम एक आदमी एक ही रास्ते पे तो जा सकता है, या तो इस रास्ते पे या तो इस रास्ते पे। साइमल्टेनियसली दो ट्रैक पे जाना पॉसिबल नहीं है। साइमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में तो जाओगे आप, है ना। एक टाइम पे, एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में तो जा सकते हो। साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में जाना पॉसिबल नहीं। या तो आप अपने धड़ को काट दो, आधा धड़ इधर भेज दो, आधा धड़ उधर भेज दो, तो मर जाओगे। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि कोई भी बॉडी है तो एट ए टाइम एक ही रास्ते पे तो जाएगी,
तो वैसे ही अभी हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, चार्ज, टेस्ट चार्ज की क्या है, पाथ है। टेस्ट चार्ज की पाथ को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी बताया था। तो अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कट कर रही है तो टेस्ट चार्ज के पास दो रास्ते हैं, ठीक है, तो या तो वो इस रास्ते पे जाएगा या तो इस रास्ते पे जाएगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला कि जो आपका टेस्ट चार्ज है वो हमेशा एक ही रास्ता चूज करता है, वो हमेशा एक ही रास्ता चूज करता है, जो कि ये प्रमाण देता है, जो कि ये प्रूफ देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं करती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर जाएंगी तो दो रास्ते बनेंगे, दो टेंजेंट बनाए हमने कटिंग पॉइंट पे। अगर दो रास्ते बनेंगे तो आपका जो टेस्ट चार्ज है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस रास्ते पे जाएं। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। समझ रहे हैं बात को? अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करेंगी तो माने टेस्ट चार्ज को दो रास्ते पे जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या, टेस्ट चार्ज की पाथ, ठीक है। जो भी टेस्ट चार्ज की पाथ होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो अगर यहां पे कट कर गई दो फील्ड लाइंस तो चार्ज एक टाइम पे एक ही पाथ पे तो जा पाएगा। तो ये प्रूफ दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कट नहीं करती, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है वो एक हमेशा क्या करता है, एक सिंगल पाथ ही ट्रेवल करता है। टेस्ट चार्ज हमेशा एक सिंगल पाथ ही डिफाइन करता है, दो पाथ डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। अगर टेस्ट चार्ज एक ही पाथ डिफाइन करता है तो माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कट नहीं करती। अगर टेस्ट चार्ज दो पाथ डिफाइन करता किसी पॉइंट पे, तब बोला जा सकता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती होंगी। समझ रहे हैं बात? पर ध्यान में रखिएगा कि चार्ज कभी भी दो पाथ डिफाइन नहीं करेगा, दो रास्ते पे कभी नहीं जाएगा किसी भी पॉइंट पे, वो एक ही रास्ते पे जाएगा, ठीक है। जब वो एक रास्ते पे जाएगा तो माने अगर आप इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कट करती है तो दो रास्ते निकल आए, तो आप चार्ज दो रास्ते पॉसिबल नहीं है कि डिफाइन करें। समझ पा रहे हैं? एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ही जगह पे जा सकता है। तो ये क्लियर देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि कभी भी टेस्ट चार्ज दो रास्ते को डिफाइन नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी समझ ली। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कर्व है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, कोई कर्व है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, ठीक। अगर आप किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कर्व है किसी भी पॉइंट पे, ये कोई ए पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टैंजेंट क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने लगेगा। किस पॉइंट पे डायरेक्शन बताएगा, ए पॉइंट पे। अगर आप यहां टैंजेंट ड्रॉ करते हैं बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो मतलब आपको अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है, तो आप एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टैंजेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा इस पॉइंट पे। क्लियर बात समझ में आई? चौथी प्रॉपर्टी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। याद रखिएगा क्यों होती है, ये कैपेसिटर में हम समझाएंगे। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। बाई चांस मान लेते हैं ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर है मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। हमेशा ऐसा होगा ही होगा। अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ये बात एकदम ध्यान में रख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। बहुत जगह हम यूज करेंगे आगे, जब भी हम
कंसेंट्रिक सर्कल्स के द्वारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे आगे पोटेंशियल में, तो वहां पे बहुत अच्छा कंसेप्ट यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। दूसरी बात ये ध्यान में रख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, कुछ एंगल नहीं बनाएगी। ये देखिए यहां एंगल बन रहा है ना, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एंगल नहीं बनाएंगी, ठीक है, एंगल नहीं बनाएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एंगल नहीं बनाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर पे नहीं हो सकती, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। क्लियर बात समझ में आई? तो ध्यान में रखना है, कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। क्यों होती है समझाएंगे। चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कंडक्टर के अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है कंडक्टर के अंदर। और कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई एंगल नहीं बनाएगी, ठीक है, किस पे, कंडक्टर के सरफेस से कुछ एंगल नहीं बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री टू द कंडक्टर होगी। लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करा लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकली, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी गई, पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव की ओर गई, पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव की ओर गई। देखिए समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं, सिकुड़ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कैसे, लॉन्गिट्यूडनली। कहने का क्या मतलब है, तो इन्होंने बोला कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर आप यहां पे एक यूनिट एरिया लीजिए और यहां पे एक यूनिट एरिया लीजिए, ठीक है, आप देखिए एक यूनिट एरिया यहां लीजिए, एक यूनिट एरिया यहां लीजिए, एक यूनिट एरिया यहां लीजिए, तो देखिए यहां एक यूनिट एरिया जो आपने लिया है वहां से सिर्फ एक फील्ड लाइन पास हो रही है कि नहीं, सिर्फ एक फील्ड लाइन पास हो रही। यहां जो सेम यूनिट एरिया आपने, जो यूनिट एरिया यहां लिया है वही यूनिट एरिया आपने यहां लिया, बट यहां से 3 फील्ड लाइन पास हो रही है कि नहीं। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिकुड़ गई, तो ये देखिए लॉन्गिट्यूडनली सिकुड़ गई, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट कर गई, ठीक, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट कर गई और एक्सटेंड करी लैटिट्यूडनली, एक्सटेंड कर गई लैटिट्यूडनली। देखिए लैटिट्यूडनल का मतलब कि यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फैल गई और यहां पे क्या कर गई, लॉन्गिट्यूडनली सिकुड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई, ठीक है। देख लीजिए चार्जेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, सिकुड़ गई। अब एक चीज और बता दें आपको, ये तो हो गई प्रॉपर्टीज की बात, एक बेसिक जानकारी दे देते हैं जो कि आपको जरूरी है। ये पॉजिटिव चार्ज है अगर, ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा रेडियली आउटवर्ड होगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है। अब अगर आप यहां पे एक यूनिट एरिया लेंगे, बाई चांस आपने एक यूनिट एरिया यहां लिया, एक यूनिट एरिया दूर लिया, एक यूनिट एरिया चार्ज के पास लिया, एक यूनिट एरिया चार्ज से दूर लिया, तो ये फर्क क्लियर दिख रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घनी है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घनी नहीं है। तो यहां पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घनी है यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घनी नहीं है, तो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रीजन। देखिए एक यूनिट एरिया से ज्यादा फील्ड पास हो रही है, ज्यादा लाइंस पास हो रही हैं, तो यहां से 3 लाइन पास हो रही, माने ये स्ट्रॉन्ग एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये क्या है, वीक एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, यहां वीक है और यहां स्ट्रॉन्ग है। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यही तो फॉर्मूला भी बोलता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे जैसे चार्ज से दूर गए वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, घट गई। तो यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन भी बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मैथमेटिकली क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस।
जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो यहाँ पे भी देखिए एक यूनिट एरिया लिया, क्लियर दिख रहा है कि यहाँ 3 फील्ड लाइन है, घनी है, और यहाँ फील्ड लाइंस क्या है, वीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा, ये भी दर्शाने का प्रयास किया। अब चलिए अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस कराने चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये टॉपिक है रिंग के द्वारा किसी एक्सिस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाएंगे। रिंग क्या है पहले समझा देते हैं, हम क्या निकालने जा रहे हैं। ये एक रिंग है, रिंग एक सर्कुलर शेप की होती है, तो ये रिंग की सरकमफरेंस है। रिंग की क्या है, एक सरकमफरेंस है, और इसकी सरकमफरेंस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो भी कैसे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ रहे हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है और इसके पेरीफेरी पे है। पेरीफेरी का मतलब इसके सरकमफरेंस पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पूरे रिंग के द्वारा इसके एक्सिस पे, देखिए ये इसका एक्सिस हो गया रिंग का, क्योंकि ये रोटेशनल एक्सिस यही होगा, ठीक है, अगर आप ऐसे रोटेट करते हैं तो रिंग के एक्सिस पे, ये एक्सिस पॉइंट है, ठीक है, जो ये लाइन हमने ली है पेन की, पेन उसका एक्सिस हो गया, ठीक है। तो एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसी का फॉर्मूला बनाने चलेंगे। तो मान लेते हैं कि रिंग के एक्सिस के इस पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो उसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला होना चाहिए। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग बनाने चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, रिंग सरकमफरेंस घेरती है, ये आपको मालूम है। चलिए एक रिंग ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक रिंग ले लेते हैं, ये एक रिंग है, ठीक है, और रिंग पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जनरली हम पॉजिटिव चार्ज रिंग के सरकमफरेंस पे ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर बात समझ में है। रिंग का रेडियस हम कितना ले लें, ए, ठीक है, रिंग का रेडियस कितना ले लें, ए, और मान लेते हैं रिंग के सेंटर से कुछ आर दूरी पे, रिंग के सेंटर से कुछ आर दूरी पे ये एक्सिस है रिंग का, ठीक है, रिंग के सेंटर से कुछ आर दूरी पे एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पूरी रिंग के द्वारा। तो ये कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी रिंग के द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करने चलते हैं। उससे पहले कुछ एजम्पशन कर लें, लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी बी लैम्डा। मान लेते हैं कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा, एंड लेट द टोटल चार्ज बी क्यू। अगर हम टोटल चार्ज पूरी रिंग पे कितना ले लें, टोटल चार्ज पूरी रिंग पे क्यू ले लें, और एक यूनिट लेंथ में, 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज ले लें, लैम्डा, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे इसी को, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर बात समझ में है। ये हमारा अजम्पशन है कि लेट लैम्डा बी द चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, सेंटर से पी पॉइंट की दूरी कितनी ले लें, आर, ए क्या हो जाएगा, रेडियस। चलिए शुरुआत करते हैं, करने चलते हैं। अब अगर हम आपसे बोले, जैसे हमने पीछे प्रूफ कराया था आपको, यूनिफॉर्मली जब भी कहीं पे यूनिफॉर्म की बात होती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, तो उसके लिए एक छोटा एलिमेंट लेते हैं, उस छोटे एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, और इंटीग्रेट करके नेट फील्ड निकाल लेते हैं। पीछे हमने समझाया है, पीछे लेक्चर में।
पीछे कुछ लेक्चर्स में हमने ये बात आपको समझाई है। अगर ना समझ में आए तो एक बार पीछे के लेक्चर्स को ध्यान से देख लीजिएगा, पीछे के 1-2 लेक्चर्स को। अब यहाँ पे सिमिलर प्रोसेस यूज करेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट की लेंथ कितनी ले लें, dl, और इसमें कितना चार्ज है, dq। ठीक है, इसमें dq चार्ज है और dl इसकी लेंथ है। इस स्मॉल एलिमेंट के थ्रू p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी कि नहीं, बिल्कुल। इस एलिमेंट के द्वारा इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड dE वेक्टर, और वो भी डायरेक्शन ये होगी। अगर लेट कर लिए एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें आगे की ओर। ठीक है, इसी p पॉइंट की लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर दें। मान लेते हैं कि ये x एक्सिस हो गया। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब इस एलिमेंट के द्वारा इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने से पहले इस dq को निकाल लें। चलिए निकालते हैं। अगर हम बोले कि इस स्मॉल एलिमेंट में, इस स्मॉल एलिमेंट dl में कितना चार्ज है, dq चार्ज है। ये स्मॉल एलिमेंट है dl, इसमें चार्ज कितना है, dq, कैलकुलेट कर ले। dq इज इक्वल्स टू, अच्छा, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, एक यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है, एक यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है, लैम्डा। एक यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है। ठीक है, तो dl लेंथ में कितना चार्ज होगा, dl से मल्टीप्लाई करते हैं। एक यूनिट लेंथ में चार्ज इंटू dl, तो हमको dl लेंथ का क्या मिल गया, dq चार्ज मिल गया। dl लेंथ में dq चार्ज कितना है, लैम्डा टाइम्स dl। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज दिया हुआ है, टोटल चार्ज दिया हुआ है। टोटल लेंथ कितनी होगी, सरकमफरेंस 2πa, तो यहां से बदल सकते हैं। dq को क्या लिख सकते हैं, q/2πa इंटू dl लिख सकते हैं लैम्डा की जगह पे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, इस स्मॉल एलिमेंट द्वारा p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो कैलकुलेट करते हैं। सिंस चार्ज स्मॉल है जिसके द्वारा p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 dq/, ये लेंथ कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हैं, r² + a²। क्लियर, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहां लिख सकते हैं r² + a² की पावर, दैट इज अंडर रूट का स्क्वायर, और ac का तो स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो मतलब इस एलिमेंट के द्वारा p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड हमारा निकल के आया। अब यहां से अंडर रूट हटा दें। ठीक है, अंडर रूट हटा दें, स्क्वायर भी हट गया। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। थोड़ा सा dq को चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए। चलिए dq को चेंज करते हैं, 1/4πε0। ठीक है, dq को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे dq को लिखने का तरीका बताया था, q/4πε0, सॉरी q/2πa, ठीक है, इंटू dl/r² + a²। यही तो लिख सकते हैं। अरे dq को अभी पीछे बताया ना, q इंटू dl/2πa लिख लिया। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, ये इक्वेशन हमारी बाद में काम आएगी, तो थोड़ा साइड में लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। dE का मैग्नीट्यूड कितना हमने कैलकुलेट किया, 1/4πε0 q/2πa dl r² + a²। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप हमको ये बताइए कि अगर यहां पे आप मिरर लगा दें, एक मिरर लगा दें, देखिए एक मिरर लगा दें,
तो नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले के मिरर इमेज है कि नहीं? नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले के मिरर इमेज है, माने सिमेट्रिकल बॉडी हो गई, चार्जेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो अगर आप एक मिरर लगाते हैं तो ऊपर वाले की इमेज नीचे दिखाई देगी। कहने का मतलब ऊपर वाला नीचे से कॉन्साइड कर जाएगा, तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्ज का। तो अगर हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया है तो उसका जस्ट जुड़वा भाई यहाँ पे मौजूद होगा कि नहीं? देखिए मिरर लगा के देखिए, इसकी मिरर इमेज ये होगी कि नहीं? तो यहाँ पे एक उसका जुड़वा भाई होगा। जुड़वा भाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जुड़वा भाई भी इस पॉइंट पे सेम अमाउंट की, सेम मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। पर डायरेक्शन क्या होगा इसके द्वारा? जो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? वो अलग होगा, पर मैग्नीट्यूड बराबर होगा। चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने एलिमेंट लिया वो एलिमेंट इसका जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई होने का मतलब इसके पास भी चार्ज सेम है और इसके पास भी चार्ज सेम है। देख लीजिए, लेंथ भी डीएल सेम है। अब आपने इस चार्ज के द्वारा इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन बताई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट के द्वारा इस डायरेक्शन की होगी कि नहीं? बिल्कुल। सिंस जुड़वा है तो ये एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। देखिए ये इसका जुड़वा है तो एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। अब आप हमको ये बताइए, कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। इस एलिमेंट के द्वारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? डीई कॉस थीटा, करेक्ट। और इसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में क्या होगा? डीई साइन थीटा, करेक्ट। डीई साइन थीटा, क्लियर। तो माने हमने इस कंपोनेंट को तोड़ दिया, डीई कॉस थीटा डीई साइन थीटा। अब जरा ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके जुड़वा भाई के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को तोड़ दें। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट होगा थीटा। ठीक है, ये एंगल भी कितना होगा? वर्टिकली अपोजिट थीटा। अब ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तोड़े, इसी डायरेक्शन में क्या मिलेगा? डीई कॉस थीटा, करेक्ट। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या मिलेगा? डीई साइन थीटा। क्लियर बात समझ में आई? अब ये बताइए, ये जो एलिमेंट है इसके द्वारा डीई कॉस थीटा डीई साइन थीटा एलिमेंट टूटा। ये जो एलिमेंट है इसके द्वारा डीई कॉस थीटा डीई साइन थीटा एलिमेंट टूटा। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये दोनों जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये वाले कंपोनेंट कट गए, डी साइन थीटा डी कॉस थीटा इक्वल एंड अपोजिट हो गए। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बराबर और अपोजिट हो गए। तो ये मैग्नीट्यूड कट गया, तो बचा कौन सा मैग्नीट्यूड? डीई कॉस थीटा। इसने भी डीई कॉस थीटा कंट्रीब्यूट किया, इसने भी डीई कॉस थीटा कंट्रीब्यूट किया। माने दोनों ने पेयर में डीई कॉस थीटा कंट्रीब्यूट किया, डीई साइन थीटा कट कर दिया। सिमिलरली सोचिए कि अगर एक एलिमेंट हम यहां ले लें तो उसका जुड़वा एलिमेंट यहां होगा। ये पेयर ऑफ एलिमेंट भी क्या करेंगे? डीई कॉस थीटा ही तो क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में। पी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में डीई कॉस थीटा ही तो कंट्रीब्यूट करेंगे, और डीई साइन थीटा क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे आप कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका जुड़वा एलिमेंट क्या करेगा? डीई कॉस थीटा ही कंट्रीब्यूट करेगा। डीई साइन थीटा क्या हो जाएगा? सारे एलिमेंट्स के द्वारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ दिया था। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो तोड़ा। ये आपका कौन सा कंपोनेंट हो गया? डीई कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। और डीई साइन थीटा ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये बताइए, वर्टिकल कंपोनेंट तो सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। सबके द्वारा, सबके पूरी होल रिंग के द्वारा डीई साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। पूरी रिंग के बारे में अगर बात करें, पूरी रिंग को कंसिडर करें तो डीई साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे है तो उसका पेयर इसको कैंसिल आउट कर रहा है। देखिए, तो यहाँ पे कोई पेयर होगा तो वो उसका पेयर यहाँ पे डीई साइन थीटा को कैंसिल आउट करेगा। फिर एक और पेयर होगा, वो डीई साइन थीटा को क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा। माने सारे पेयर्स
सिर्फ क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, डीई कॉस थीटा फील्ड पी पॉइंट पे देंगे और साइन थीटा काट देंगे। ठीक, तो यहां पे आपको नेट फील्ड निकालनी है। तो नेट फील्ड मतलब इसको हम इंटीग्रेट कर दें, खाली यही फील्ड कर, ये डीई कॉस थीटा तो अभी खाली एक एलिमेंट के द्वारा है। ठीक है, तो ऐसे डी छोटे छोटे एलिमेंट ले लें। ठीक है, डीएल डीएल एलिमेंट ले लें। ठीक है, इन सारे एलिमेंट के द्वारा, सारे एलिमेंट पूरी रिंग पे जितने एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट के द्वारा खाली डीई कॉस थीटा ही तो कंट्रीब्यूट हो रहा है, डीई साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो रहा है सिमेट्री से। तो यहां पे क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें डीई कॉस थीटा को। ठीक है, तो आपको टोटल नेट पूरी रिंग के द्वारा पी पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, नेट फील्ड मिल जाएगी। तो ये नेट फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। डी को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डीएल, देखिए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन साइन के अंदर। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, जरा यहां देखिए ट्राइंगल से कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बोलिए। ट्राइंगल ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए कोई सी। ठीक है, ट्राइंगल सीओपी, ट्राइंगल सीओपी देख लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, आर बाई, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट को लिखा जा सकता है पावर 1/2, लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल। तो यहाँ कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो आर अपॉन कॉस थीटा की जगह पे लिख दे रहे हैं, डीई की जगह पे, डीई की जगह पे ये लिख दिया, कॉस थीटा की जगह पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अब क्या करें, पावर 1/2 है, ये पावर 1 है, जोड़ के कितनी हो जाएगी, 3/2। चलिए निकाल लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई एच इक्वल्स टू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2 पाई, ठीक है, अपॉन इंटू आर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां पे डीएल को अंदर रहने दें। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ है डीएल। ठीक है, अब ये साइन क्या बता रहा है कि स्मॉल लेंथ डीएल को क्या कर दे, सम अप कर दे। सम अप कर दे तो क्या मिल जाएगा आपको, सरकमफरेंस। क्या मिल जाएगी, सरकमफरेंस किसकी, रिंग की। कैसे, ये रिंग है, ये स्मॉल एलिमेंट है डीएल, ये सिंबल का मतलब समझ रहे हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल। इंटीग्रेट करना माने सम अप करना, तो डीएल डीएल लेंथ को सम अप कर दे, डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल। ठीक है, डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, क्या मिलेगा टोटल, जब पूरे रिंग का डीएल जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई ए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बार डीएल लिखने से अच्छा एक साइन बना ले, इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा, 2 पाई ए। तो यहाँ पे क्या कर दें, डीएल का, डीएल की जगह पे क्या लिख दें, 2 पाई ए, दैट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग, दैट इज ई एच इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2 पाई ए इंटू आर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। 2 पाई ए कट गया, देख लीजिए। फाइनली आपके पास क्या बचा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस, एक्सिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के द्वारा कितनी निकली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये किसी एक्सिस के, ये किसी रिंग के द्वारा, ये किसी रिंग के द्वारा उसके एक्सिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया, जहां पे आर क्या है, सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो वहां तक की दूरी, आर इज द
लेंथ मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट वेयर वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ए क्या है, ए इज द रेडियस ऑफ द रिंग, ए इज द रेडियस, ये ध्यान में रखिएगा, और आर सेंटर से दूरी। चलिए इतनी कहानी मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो गई। केस 1 ले लें, एक तो जरा केस डिस्कस करा लिए, 2 केस। केस 1 देख लें। केस 1 में अगर हम आर क्या कर दें, 0 कर दें, आर मतलब सेंटर से पी पॉइंट की दूरी आर थी, अगर इसी पी पॉइंट को सेंटर पे ले ले तो आर 0 हो गया। आर 0 होने का मतलब ये पी पॉइंट कहां आ गया, सेंटर पे आ गया। सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। आर की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। ध्यान में रखिएगा, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। क्लियर बात समझ में आई? चलिए बढ़ जाते हैं आगे। केस 2 देख लेते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड क्या बोल रहा है, केस सेकंड ये बोल रहा है कि अगर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए हो जाए, मतलब ये आर दूरी सेंटर से जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो आर है, अगर ये पी पॉइंट बहुत दूर हो जाए, मतलब कि अगर ये रिंग है और ये पॉइंट बहुत दूर हो जाए, ठीक है, तो बहुत दूर होने का मतलब कि इसके रेडियस के कंपैरिजन में ज्यादा दूर। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है, आर मीटर्स में, आर क्या है, मीटर में, तो बहुत दूर हो जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है, अगर ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस है और ये लेंथ कितनी हो जाए, 1 मीटर की लेंथ हो जाए आर, ठीक है, तो कंपेयर करिए उसके रेडियस से, ये आर दूरी कंपेयर करिए उसके रेडियस से, तो बहुत ज्यादा होगी। तो उस केस में आप क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। जब आप निग्लेक्ट कर देंगे, वहां किसको निग्लेक्ट करेंगे, ए स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दीजिए उसी फॉर्मूले में, ठीक है, उसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, ए स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे। तो जब आप निग्लेक्ट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। करके देख लीजिएगा, तो फॉर्मूला अभी बना के दिया था, देखिए फॉर्मूला अभी बना के दिया था, ई एच इज इक्वल्स टू कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही फॉर्मूला था। अब ए को निग्लेक्ट कर दोगे तो 0, ठीक है, नीचे क्या बचेगा, आर क्यूब, आर आर कट जाएगा, ये मिलेगा। क्लियर बात समझ में आई? अब समझने का प्रयास करिए। मतलब कि अगर ये एक रिंग है, ठीक है, और रिंग का रेडियस है a, और आपने इस रिंग से के सेंटर से मान लेते हैं बहुत दूर, ये पी पॉइंट बहुत दूर है जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में ये दूरी बहुत ज्यादा है कि नहीं, बिल्कुल आर दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आर दूरी बहुत ज्यादा है तो उस केस में जो रिंग है, रिंग पे तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, समझ रहे हैं, टोटल चार्ज कितना है रिंग पे, Q। तो अगर आप रिंग के रेडियस से डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे, रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन के मिल जाएगा आपको। ये फॉर्मूला क्या बताने का प्रयास कर रहा है कि ये जो रिंग है, चाहे जितनी भी बड़ी रिंग हो, अगर ये दूरी आपने बहुत ज्यादा ले ली है तो ये रिंग एज ए पॉइंट चार्ज में तब्दील हो जाएगी। पॉइंट चार्ज में तब्दील होने का मतलब इस रिंग को आप एक पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इस रिंग को एक पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये यही बता रहा है फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा, ये एक पॉइंट चार्ज है, उसके द्वारा किसी आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और यही अगर रिंग के केस में देखिए, ये आर दूरी बहुत ज्यादा कर दे एज कंपेयर टू द रेडियस, तो ये रिंग किस में बदल जाएगी, एक पॉइंट चार्ज में बदल जाएगी। और वो पॉइंट चार्ज जो पूरी रिंग पे टोटल चार्ज है वो क्यू है, ठीक है। और अगर रिंग को एक पॉइंट चार्ज में आपने बदल दिया तो वो पॉइंट चार्ज कहां पे केंद्रित होगा, रिंग के सेंटर पे। कहां पे केंद्रित होगा, रिंग के सेंटर पे। तो याद रखना है कि अगर रिंग से आर दूरी ज्यादा है तो वो रिंग क्या बन जाती है, एक पॉइंट चार्ज बन जाती है।
ट्रीट रिंग एज ए पॉइंट चार्ज। हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है, अगर रिंग से आर दूरी ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में रिंग को एज ए पॉइंट चार्ज आप ट्रीट कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो हमने ये आपको डिस्कस करा के बता दिया है, इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो गई। अब जरा अगर हम रिंग के केस में एक ग्राफ प्लॉट कर लें, ग्राफ भी जरूरी है, जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये ग्राफ है आर, ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने क्या बनाया, आर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, किसी रिंग के द्वारा। अच्छा, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। मतलब आर जब 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, ठीक है। अगर रिंग के सेंटर की बात कर रहे हैं या रिंग के किसी भी पॉइंट पे बात करें, मतलब रिंग के अंदर अगर रहेंगे, रिंग के अगर अंदर हैं हम, रिंग के अगर अंदर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के अंदर कितनी होगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के अंदर कितनी होगी, 0। क्यों 0 होगी, क्यों 0 होगी, ये धीरे धीरे हम लोग आगे गॉस थ्योरम के थ्रू आपको प्रूफ करा के बताएंगे क्यों 0 होगी। गॉस थ्योरम से हम प्रूफ करेंगे क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी रिंग के अंदर। तो इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0, सेंटर पे भी 0, और इस रिंग के अंदर मतलब इनसाइड द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक 0 है जब तक सरफेस नहीं आ जाता। सरफेस है अगर, ठीक है, सरफेस है अगर, तो R इक्वल्स टू ए के बराबर है, रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, रिंग के सरफेस पे। रिंग के सरफेस पे जब R ए के बराबर होगा, ठीक है, तो रिंग के सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई। अब अगर रिंग से बाहर चले जाएं, रिंग से हम बाहर चले जाएं, रिंग से बाहर चले जाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है। क्यों, क्यों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है, क्योंकि जैसे ही आप रिंग से बाहर जाएंगे तो रिंग को एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे। पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, 1/स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो घटेगी, क्योंकि आप जैसे ही रिंग के बाहर जाएंगे, ठीक है, तो रिंग को क्या मान लेंगे, एक पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। माने डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर के टर्म्स में, अगर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है। ये पॉइंट क्या है, आउटसाइड, दैट इज आर इज ग्रेटर देन ए, रेडियस से बाहर, ये आर लेस देन ए का रीजन है, ये आर इक्वल्स टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और आर इक्वल्स टू आर इज ग्रेटर देन ए, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो। तो ये रिंग का हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, देखिए आर लेस देन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, रिंग के अंदर 0, रिंग के सरफेस पे मैक्सिमम, रिंग के बाहर इनवर्स स्क्वायर लॉ में घट रही है। क्यों इनवर्स स्क्वायर लॉ में घट रही है, क्योंकि रिंग को आपने क्या ट्रीट कर लिया, एज ए पॉइंट चार्ज। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं, और ये नया टॉपिक जो है ये किसी आर्क के द्वारा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एक जनरल केस है, कह सकते हैं एक जनरल केस है, समझा देते हैं आपको। मान लेते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल या रिंग ले लिए, ठीक है, ये क्या है, सर्कल है, और सर्कल के सरकमफरेंस पे चार्ज है, सरकमफरेंस पे चार्ज है, माने पेरीफेरी पे चार्ज है। रिंग भी कह सकते हैं, उसके रिंग के पेरीफेरी पे चार्ज है, माने इसकी सरकमफरेंस पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। अब सर्कल का सेंटर ये रहा, ठीक है, सर्कल का सेंटर ये रहा, ठीक है। अगर हम क्या करें कि इसमें से एक छोटा सा आर्क काट के अलग कर ले, ये आर्क निकाल के अलग कर ले, ठीक है, और इस
आर्क के द्वारा अगर हम इसमें से एक छोटा, इस सर्कल में से एक आर्क काट ले, ये देखिए सर्कल में से एक आर्क काट लिया, ठीक है। इस आर्क के द्वारा सेंटर पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसका फॉर्मूला बनाने चल रहे हैं। ये एक जनरल केस कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? एक जनरल केस कहलाता है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक जनरल केस हम ले रहे हैं कि सेंटर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो भी किसी आर्क के द्वारा। समझ रहे हैं? चलिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं, जनरल फॉर्मूला, फिर सेमी सर्कल के लिए और क्वाड सर्कल के लिए देखेंगे कि वो फॉर्मूले से हमको क्या मिलता है। पहले एक आर्क के लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए, तो इस हेडिंग को समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बाय एन आर्क, एट द सेंटर बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा, ठीक है। सेंटर पे हम क्या निकालेंगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अगर, तो जनरल केस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। चलिए करने चलते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक आर्क लिया, चलिए एक आर्क ले लेते हैं। ये मान लेते हैं एक आर्क है, ठीक है। ये एक आर्क ले लिया हमने और ये मान लेते हैं आर्क का ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। ये आर्क का क्या हो गया? सेंटर हो गया। और आर्क में चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज भी ले सकते थे बट हम पॉजिटिव चार्ज के लिए प्रूफ कर रहे हैं, आप नेगेटिव भी लेके कर सकते हैं। ये सेंटर है किसका? आर्क का। ये आर्क किसी सर्कल से निकाला गया होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर ये रहा, तो इस आर्क का क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस आर्क का क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसी सेंटर पे, इस आर्क के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस आर्क के द्वारा इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? मान लेते हैं कि सेंटर पे इसने एंगल कितना सबटेंड किया? थीटा। क्लियर बात समझ में आई? चलिए सिमिलर प्रोसेस यूज करेंगे। एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे सबसे पहले। ये हमने क्या ले लिया? एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। ये देखिए, ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ठीक है। इस स्मॉल एलिमेंट में चार्ज कितना है? डी क्यू। लेंथ कितनी है? डी एल। लेंथ कितनी है? डी एल, ठीक। डी एल लेंथ का स्मॉल एलिमेंट लिया, चार्ज कितना है? डी क्यू। और इस पूरे आर्क की टोटल लेंथ कितनी है? एल। और टोटल चार्ज कितना है? इस पूरे आर्क पे टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। और टोटल लेंथ कितनी है? एल। हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, उसमें चार्ज कितना है? डी क्यू। इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी है? डी एल, ठीक है। अब चलिए अगर हम इसको रेफरेंस लाइन ले लें, इसको अगर हम रेफरेंस लाइन लें, ठीक है, इसको अगर हम रेफरेंस लाइन लें तो ये एंगल हम कितना बोल रहे हैं? बीटा। और ये स्मॉल एलिमेंट ने कितना एंगल सबटेंड किया? डी बीटा। ये एंगल कितना हो गया? डी बीटा। क्लियर बात समझ में आई? स्मॉल एलिमेंट ने कितना एंगल सबटेंड किया? डी बीटा। ये अगर रेफरेंस लाइन है, एंगल से मेजर करने वाली लाइन ये है, तो एंगल कितना हो गया? बीटा। अब इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल। इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ये रेफरेंस लाइन को हम आगे खींच लें, ठीक है। ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? बीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। अब अगर आपसे ये बात की जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंपोनेंट इधर गिराएगी, ये कितना होगा? डीई कॉस बीटा। ये कंपोनेंट का क्या नाम दे दें? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, डीई कॉस बीटा। इसका एक कंपोनेंट इधर गिरेगा, डीई कॉस बीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक कंपोनेंट नीचे गिरेगा, वो कंपोनेंट क्या होगा? इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डीई साइन बीटा। गिरेगा कि नहीं? बिल्कुल गिरेगा। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट।
ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया। चलिए आगे अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, लेट कर ले, लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी बी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बी लैम्डा। कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ आएगी, बिल्कुल। अब इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा इस पॉइंट पे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलिए 1/4πε0 dq बाई, ठीक है। अब इस आर्क का रेडियस r ले लें, कितना ले लें, r ले लें, तो यहां पे कितना हो जाएगा r²। अगर हमने आर्क का रेडियस कितना ले लिया, r ले लिया, तो कितना आ गया 1/4πε0 dq बाई r²। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब dq को चेंज कर दीजिए, एक यूनिट लेंथ में, बताइए एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा। एक यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो डीएल लेंथ में कितना होगा, डीएल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको डीक्यू चार्ज मिल गया। मिला कि नहीं, यही तो कर रहे हैं बात। एक यूनिट लेंथ में चार्ज, एक यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा, डीएल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, डीएल लेंथ ये रही, इसमें कितना चार्ज होगा, डीक्यू चार्ज है। देखिए डीएल लेंथ है, डीक्यू चार्ज है, तो अगर एक यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, डीएल से मल्टीप्लाई करेंगे तो डीक्यू चार्ज आ जाएगा कि नहीं, माने डीएल लेंथ का चार्ज डीक्यू। तो यहां पे बदल दें, ये कितना हो जाएगा, डीई 1/4πε0 लैम्डा डीएल अपॉन r²। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, कोई दिक्कत परेशानी। ये मैग्नीट्यूड आ गया, माने ये मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया हमारा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहां पे, सेंटर पे, किसके द्वारा, स्मॉल एलिमेंट के द्वारा। ये तो स्मॉल एलिमेंट के द्वारा मैग्नीट्यूड आया है, हमको पूरे आर्क के थ्रू निकालना है, पूरे आर्क के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे। हमने स्मॉल एलिमेंट की कैलकुलेट कर ली, चलिए कैलकुलेट करने चलते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे ये बात बोले, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पहले सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EH इज इक्वल्स टू DE cos बीटा। बोलिए DE cos बीटा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट किया 0 से थीटा। देखिए एंगल हमने कहा लिया, 0 यहां से लिया और 0 से थीटा जाएंगे तो पूरा एंगल कवर होगा। 0 से थीटा में इंटीग्रेट किया, इसको वैल्यू पुट करते हैं। EH इज इक्वल्स टू DE की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इनटू लैम्डा DL बाई r²। ये वैल्यू उठा के पुट कर दी। कॉस बीटा को ऐसे ही लिखा रहने दिए, 0 से थीटा। देखिए ये स्टेप समझ में आया, इसको लिखिए जल्दी से। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन को और आगे बढ़ा लें। अब यहां से हम डीएल को चेंज कर सकते हैं। डीएल क्या है, बहुत स्मॉल आर्क है। हम जानते हैं आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस इक्वल्स टू एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी बीटा, किसकी, स्मॉल आर्क की। स्मॉल आर्क का एंगल कितना हो गया, डी बीटा। स्मॉल आर्क की लेंथ कितनी है, डीएल, बोलो, है ना। आर्क अपॉन रेडियस इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी बीटा और आर्क लेंथ कितनी है, डीएल। डीएल बाई रेडियस कितना है, आर। तो यहां से डी बीटा क्या लिखा जा सकता है, डीएल इक्वल्स टू आर डी बीटा लिखा जा सकता है। तो यहां पे रिप्लेस कर दें, ठीक है। EH इज इक्वल्स टू 0 से थीटा 1/4πε0 लैम्डा
आर डी बीटा इंटू कॉस बीटा अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट। रीअरेंज कर लें थोड़ा सा। चलिए मिटा देते हैं ऊपर वाला। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया, ई एच इज इक्वल्स टू, सबको बाहर निकाल लिया, दैट इज लैम्डा आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर से आर कट गया, देखिए एक आर कट गया तो बचेगा नीचे आर। ठीक है, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अंदर 0 से थीटा कॉस बीटा इंटू डी बीटा। करेक्ट। अब कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन। निकाल लें, ई एच इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन बीटा 0 से थीटा, उठा के वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4, दैट इज लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बीटा की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन थीटा माइनस साइन 0। पहले बीटा की जगह पे थीटा रखिए, फिर बीटा की जगह पे 0 रखिए। कितना आएगा, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कितना बचा अंदर, साइन थीटा, साइन 0 0 होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया है हमारा, देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। ठीक है, टोटल नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लें। चलिए वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने चल रहे हैं, दैट इज ई वर्टिकल इक्वल्स टू 0 से थीटा। इसको भी इंटीग्रेट क्या किया, 0 से थीटा के बीच में पूरा आर्क कवर हो रहा है, ये रेफरेंस लाइन है, 0 से थीटा एंगल कंसिडर किया, तो क्या होगा, साइन बीटा डीई साइन बीटा, ईवी इज इक्वल्स टू डीई की वैल्यू रख लीजिए। डी की वैल्यू अभी कितनी निकाली थी पीछे बोलिए, हमने डी की वैल्यू निकाली थी 0 से थीटा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डीई की वैल्यू। ठीक है, लैम्डा डीएल बाई आर स्क्वायर साइन बीटा। एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए जल्दी से। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब डीएल को बदल सकते हैं, मालूम है आपको लैम्डा डीएल बाई आर स्क्वायर है, तो डीएल को बदल दीजिए अगर आपको बदलना है तो। बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा डीएल को क्या लिख सकते हैं, आर डी बीटा, जैसे पीछे किया था, आर स्क्वायर साइन बीटा 0 से थीटा ईवी। अब वर्टिकल कंपोनेंट आगे सॉल्व करके निकालते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ईवी इज इक्वल्स टू आर आर फिर से कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना ऊपर, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो बचेगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन बीटा डी बीटा, साइन बीटा डी बीटा 0 से थीटा, इंटीग्रेट कर दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे तो ईवी कितना आएगा, देखिए लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन बीटा का होता है माइनस कॉस बीटा, इंटीग्रेशन 0 से थीटा, माइनस साइन बाहर कर दें तो ईवी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस थीटा माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहां बीटा है वहां पे थीटा रखिए, जहां बीटा है वहां पे 0 रखिए, रखा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, माइनस साइन बाहर ही रखे अभी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस
1, cos 0 1 होता है। माइनस साइन अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1 माइनस कॉस थीटा। ये आया आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये कंपोनेंट हमने निकाल लिया, ये आ गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट। जरा वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे लिख लेते हैं। ये देखिए ये कितना आया, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट है। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई होगी, होपफुली। लिख लीजिएगा, इसको उतार लीजिए। अब चलिए नेट फील्ड निकाल लें। नेट फील्ड निकाल लें। नेट फील्ड कैसे निकलेगी, ई नेट, नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, कितना होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, कोसाइन लॉ लगा दें, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 2e हॉरिजॉन्टल ई वर्टिकल, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। बोलिए दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ 90 डिग्री कोसाइन लॉ में लगा दिया। cos 90 0 होता तो ये टर्म क्या हो गया, 0। ये टर्म क्या हो गया, 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ई नेट कितना हो गया, ई एच का स्क्वायर प्लस ई वी का स्क्वायर, ये टर्म तो 0 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ई एच की वैल्यू रख लें जो कि हमने निकाली है, ई नेट निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा, 1 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या है देखिए, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए ये समझ में है, ये पूरी वैल्यू का स्क्वायर और ये पूरी वैल्यू का स्क्वायर। अच्छा ये टर्म देखिए कॉमन निकल रहा है, बाहर निकाल लें कॉमन। ये देखिए ये टर्म कॉमन निकल रहा है, बाहर निकाल लें तो अच्छा रहेगा। चलिए निकाल लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर के साथ है तो बाहर निकलेगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो सिंगल पावर में आएगा। लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखिए बचेगा। चलिए सॉल्व करते हैं आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अंडर रूट के अंदर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको खोलेंगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। जरा देखिए ध्यान से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ये और ये मिलके 1 हो गए, बचा कितना, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मिलके 1 हो गए तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। क्लियर, इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई। बोलिए इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको लिखा जा सकता है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज 2 माइनस 2 कॉस थीटा। क्लियर, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस कॉस थीटा अंदर बचा कि नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा अंदर बचा। अब इसी को रिप्लेस करते हैं, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से रिप्लेस कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से रिप्लेस करेंगे बाई ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर cos 2 थीटा इतना है तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहां थीटा करोगे तो यहां थीटा बाई 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए एंगल आधा हो जाएगा, अगर ये आधा हुआ ठीक है तो ये एंगल भी आधा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर बात समझ में आई।
अब यहां से बदल लेते हैं, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा बनाना है, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बनाना है, तो बना लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 10th के फॉर्मूले से, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये इधर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस का कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। देखिए तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, अगले ही स्टेप में लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट के अंदर 2 इंटू ये पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो बाहर आएगा तो क्या मिलेगा हमको, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए फाइनल रिजल्ट बना लेते हैं, फाइनल रिजल्ट बना लेते हैं, दैट इज ई नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 साइन थीटा बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो गया तो ई नेट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया आर साइन थीटा बाई 2। ये किसी आर्क के थ्रू हमने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे निकाल लिया। एक जनरल फॉर्मूला है, ये एक जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ये कोई आर्क है और उसके सेंटर पे अगर आप आर्क थीटा एंगल सब्सटेंड किया, इसके सेंटर पे अगर आप क्या निकाल रहे हैं, सेंटर पे, ये पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। इसके सेंटर पे आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, वो कितनी आई, इतनी। तो किसी आर्क के थ्रू हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहीं पे भी एप्लीकेबल है। बाई चांस आप पिछले केस में कह रहे थे कि एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, ठीक है, और यहाँ चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेमी सर्कल के केस में एक क्वेश्चन हमने कराया है पीछे, देखिएगा ध्यान से, कि सेमी सर्कल के थ्रू इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सेमी सर्कल के थ्रू सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो थीटा एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या रखोगे, 180 डिग्री, कितना आएगा, एक जनरल फॉर्मूला है ना ये, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूले में क्या करेंगे, सेमी सर्कल में 180 डिग्री का एंगल है तो यहाँ उठा के रख देंगे, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्मूला हमने बना लिया आर्क का। अब यहां से आप सेमी सर्कल निकाल सकते हैं, सेमी सर्कल के द्वारा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। खाली क्या करिए, थीटा एंगल कितना कर दीजिए, 180 डिग्री, क्योंकि एक जनरल फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए रख के देख लेते हैं कितना आएगा सेमी सर्कल के थ्रू। ये आएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बोलिए, साइन 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमने ही तो पीछे प्रूफ किया था, पीछे के लेक्चर्स में हमने ये चीज प्रूफ करके निकाली थी सेमी सर्कल के लिए, ठीक है। पर यहाँ पे हमको एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया जनरल केस का, तो यहाँ पे बस थीटा क्या कर दीजिए, 180 पुट कर दीजिए तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लैम्डा कितना होता है, क्यू बाई एल, ठीक है। सेमी सर्कल के केस में एल लेंथ कितनी होगी बेटा, यहाँ तो ये आर्क लेंथ है तो एल लेंथ कितनी होगी, पाई, मान लेते हैं रेडियस कितना हो गया आर, पाई आर लेंथ हो गई सेमी सर्कल के केस में। अगर इसका रेडियस कितना ले लें आर, तो यहां से रिप्लेस कर दीजिए क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर इंटू पाई आर। देखिए एक तो पाई आर यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, और लैम्डा को हमने बदला तो पाई आर नीचे आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड
सेमी सर्कल के द्वारा उसके सेंटर पे कितनी होगी, Q/2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। सिमिलरली आप एक क्वाड ले सकते हैं, ठीक है, ये केस 1 ले लीजिए, ठीक है। क्वाड लेने केस 2 देख लीजिए, 1/4 ऑफ द सेमी 1/4 ऑफ द सर्कल, ये क्वाड हो गया है, मान लेते हैं ये क्या है, क्वाड हो गया। ये ठीक है, 1/4 है सर्कल का, इसको क्वाड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वाड। अब जाहिर सी बात है एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, थीटा 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रखोगे, इस क्वाड के द्वारा इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो कैलकुलेट कर लो, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, साइन 90 डिग्री बाई 2, ये कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसी क्वाड के लिए 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ एक जनरल फॉर्मूला बना लिया जो कि सेमी सर्कल, क्वाड, सर्कल सबके लिए वैलिड होगा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे उस पे हम ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस्ड, मैक्सिमम फोर्स पे बेस्ड, लीकेज ऑफ चार्ज पे बेस्ड कि चार्ज लीक हो रहा है तो, और साथ साथ रिंग पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, अगर रिंग पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तब तक के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, मिक्स्ड न्यूमेरिकल, दैट इज बोर्ड के भी कराएंगे और IIT मेंस एडवांस के लिए और नीट की तैयारी वाले बच्चों के लिए।